एक बहुत अच्छा सवाल है जो मैं और समझाना चाह रहा हूँ। राइट फॉर डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ वोटिंग बिहेवियर। मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक। क्या है मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर? बहुत सारे लोग, उन्हें अपनी लाइफ में कई बार वोट किया होगा, हो सकता है उन्होंने ये टर्म ना सुना हो, वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर, इसको समझिए। एक बहुत सरल परिभाषा है इसकी। यानी कोई भी व्यक्ति जब वोट करता है, मतदान करता है, तो क्या सोचकर करता है? क्या भारत में लोग मतदान करते हैं वो क्या सोचकर करते हैं? क्या धर्म, जाति, क्षेत्र, निवास स्थान या कौन से तत्व हैं जो व्यक्ति के मतदान व्यवहार, यानी वोट क्या सोचकर करता है, उसको डिटरमाइन करते हैं? यस, करते हैं। ना केवल भारत में, पूरे संसार में मतदान व्यवहार के कुछ ना कुछ तरीके जरूर हैं। क्या भारत में विकास के आधार पर अभी तक मतदान किया गया? क्या भारत में कोई विकास के आधार पर चुनाव लड़ सकता है? क्या कोई व्यक्ति विकास कार्यक्रम में चुनाव जीता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा ये अलग है, पर मैं इसको आपको बताना बहुत आवश्यक मुझे लग रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम कहानी के पक्ष में जाएं, अपने इंडिया में देखें हम लोग, तो सबसे पहले अपने यहाँ इलेक्शन होता है पहली लोकसभा का 51-52 में। उस पहले लोकसभा में क्या लोगों ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना? क्या उन्होंने मतदान व्यवहार शब्द का या मतदान व्यवहार का, वोटिंग बिहेवियर का यूज किया एज ए डेवलपमेंट के लिए? क्या मतदान व्यवहार करते समय जब नेहरू जी को चुना गया था प्रधानमंत्री, तो मतदान व्यवहार में विकास तत्व सामने था? बिल्कुल भी नहीं था। नेहरू जी राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वस्वीकार नेता थे। जब इलेक्शन हुए, उनके अलावा और कोई बड़ा नेता पूरे देश में नहीं था। पटेल नहीं थे, गांधी जी नहीं थे। अगर कोई उनके बराबर का नेता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो वो राष्ट्रपति बन चुके थे। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन में उनके भूमिका को, सरकार के निर्माण में उनकी भूमिका को, देश की आज़ादी में उनकी भूमिका को, सत्ता परिवर्तन में, सत्ता हस्तांतरण में उनकी भूमिका को ध्यान में रखकर ही लोगों ने मतदान किया। और वो क्या है? भावनाएं, इमोशंस। यानी फर्स्ट वोटिंग फॉर द लोकसभा इन इंडिया किस पर आधारित थी? वो पूरी तरह से इमोशंस पर आधारित थी, भावनाओं पर आधारित थी, कोई विकास के रोड मैप पर आधारित नहीं थी। जब तक नेहरू जी रहे, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। उनके खाते में, उनके दौरान बहुत सारे काम किए गए। पहले प्रधानमंत्री थे, बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव लिए, कई सारी चीज़ें आज जो उन्होंने की उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। लेकिन लोगों ने नेहरू जी को इस आधार पर मतदान नहीं किया, विकास के तत्वों पर मतदान नहीं किया। चाइना के साथ युद्ध में भारत की पराजय, उसके बाद शास्त्री जी का ना, नेहरू जी की मृत्यु, फिर शास्त्री जी बने। शास्त्री जी के बाद जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने इंदिरा गांधी को चुना। उस समय कांग्रेस पार्टी में डिवीजन भी हुआ, तब भी लोगों ने इंदिरा गांधी को चुना। विकास के आधार पर नहीं, नेहरू गांधी परिवार के उत्तराधिकारी के आधार पर। यानी यहाँ पर फिर इमोशंस हावी हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन में जीवन भर देने वाले नेहरू जी की पुत्री हैं, इसलिए लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद बनाया। उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो इंदिरा गांधी ने, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और पाकिस्तान टूट जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। यानी फिर भावनाएं हावी हैं, इमोशंस हावी हैं। इसी इमोशंस के आधार पर इंदिरा गांधी इलेक्शन जीतती है। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, डेवलपमेंट के बेस पर नहीं।
आपातकाल के कारण जो लोगों को कष्ट हुआ, दुख दर्द हुआ, इंदिरा गांधी का जो आपातकाल में एक नेगेटिव चला गया, एक अच्छी लीडर, नो डाउट, भारत को एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेने वाली लीडर, भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने की शुरुआत करने वाली, देश की रक्षा को केंद्र में रखकर काम करने वाली आयरन लेडी इंदिरा गांधी। लेकिन उनकी जो नीतियां थीं, आपातकाल की जो नीतियां थीं, या फिर जो नसबंदी प्रवाह नियोजन कार्यक्रम चलाया गया कोर्सिव एक्शन के थ्रू, उससे लोगों के मन में जो इमोशंस क्रिएट हुए, उस इमोशंस के कारण उस इलेक्शन हार गई, जनता पार्टी जीती। 1980 में इंदिरा गांधी ने कमबैक किया डेवलपमेंट के लिए। नो, देश की जनता ने देखा कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा अभी कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो देश को स्थायित्व दे सके। मोरारजी देसाई का कार्यकाल, फिर चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल, दो लोगों का कार्यकाल थोड़े थोड़े टाइम पर आता है। उस कार्यकाल से एक चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये लोग स्टेबिलिटी इंडिया में नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनको नहीं चुना गया। उसके बाद इंदिरा गांधी वापस आती हैं, बहुत सारे अच्छे काम हुए, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। और इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद अभी तक का जो जनमत, जो बहुमत, जो मेजॉरिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिलती है, उस मेजॉरिटी से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, जीतते हैं। 428 या 30 के आसपास सीटें मिलती हैं। डेवलपमेंट के बेस पर ना, कोई डेवलपमेंट का तरीका नहीं था। राजीव गांधी ने डेवलपमेंट के काम किए, इनिशिएटिव लिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर आए, उसका कारण रिजल्ट क्या निकला? 89 में वो चुनाव हार गए। उन्होंने डेवलपमेंट के बेस पर चुनाव लड़ा 89 वाला, जिसमें राजीव गांधी चुनाव नहीं जीत पाए। उन्हें हराया किस आधार पर? इमोशंस के आधार पर, विफोर्स करंट के आधार पर, राम मंदिर आंदोलन के नाम पर, और तमाम सारी चीज़ें जो उस समय की परिस्थितियां थी उनको देखकर। यानी क्या डेवलपमेंट का जो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था, भारत उस समय मिसाइल कार्यक्रम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, अग्नि-1 का परीक्षण हो चुका था, पृथ्वी का भी परीक्षण हो चुका था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ रही थी, कलर टेलीविजन आ रहे थे, लेकिन उससे वो अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाए। अगली बार देखिए आप, फिर 91 में इलेक्शन होते हैं, इमोशंस ही चल रहे थे उस समय भी। इधर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी एंड कंपनी, इन सबका राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। इसी बीच में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी की हत्या से पहले जो इलेक्शन की जो ट्रेंड था, उसमें बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो जीत रहे थे, क्योंकि वो भी इमोशंस को लेकर चल रहे थे। लेकिन बाद में राजीव गांधी की हत्या होने के बाद कांग्रेस पार्टी जीत गई और सरकार बन गई। 96 में फिर इलेक्शन होते हैं, क्या डेवलपमेंट पर? पी नरसिम्हा राव ने बहुत सारे कुछ काम अच्छे किए, लेकिन उस पर चुनाव नहीं जीत पाए। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए रहे, फिर बाद में देवगौड़ा बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने के लिए बने। उन 13 महीने में अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान से युद्ध जीता, कारगिल वॉर, उसके कारण वो दोबारा जीते। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए समझना, भारत के मतदान व्यवहार को मैं आपको उदाहरण देकर सारे अभी तक के प्रधानमंत्रियों का जो इलेक्शन हुआ उसके मतदान व्यवहार को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबके सबका। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया। इंडिया साइनिंग इन इंडिया, डेवलप होता चला रहा, चारों तरफ इंडिया का विकास हो रहा है। क्या हुआ 2004 में? बीजेपी नहीं जीत पाई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रिपीट नहीं हो पाई। कांग्रेस क्यों जीती? भारत की बहू, जिसके पति ने, जिसकी सास ने, जिसके परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया, अपना रक्त बहाया, ऐसे नारे गढ़े गए। उन नारों के कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। कोई डेवलपमेंट का रोड मैप नहीं था।
जब वो जीत गई तब बीच में मनमोहन सिंह ने एक नारा दिया था कि वी वांट टू डेवलपमेंट एज अ मास मूवमेंट, हम विकास को जन आंदोलन बनाना चाहते। नारा कब दिया? बाद में, उस समय नहीं दिया गया था ये नारा। बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम लाए, सूचना का अधिकार लेकर आए, मनरेगा लेकर आए, लेकिन 2009 में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस रिपीट क्यों हुई? कांग्रेस इसलिए रिपीट नहीं हुई कि उसने कोई डेवलपमेंट के बहुत सारे अच्छे काम किए थे, वो रिपीट हुई लाल कृष्ण आडवाणी के कुछ बोलने से। यानी भावनाएं फिर हावी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की मजार पर जाकर जो कुछ बोला, उससे लोगों का माइंड चेंज हुआ और भावनाओं के आधार पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दोबारा जिता दिया। अब अगला इलेक्शन 2014 में बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन भारतीय राजनीति का, भारत में मतदान व्यवहार को समझने का ज़बरदस्त तरीका। क्या 2014 में जब इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन में क्या विकास के आधार पर? शुरू में एक मॉडल दिया गया, गुजरात मॉडल, देश के लिए गुजरात मॉडल के आधार पर डेवलपमेंट किया जाएगा। जब गुजरात मॉडल दिया जा रहा था तो बीच बीच में फिर राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर की समस्या, यूसीसी, इन पर चर्चा क्यों? अगर आप जो उस समय आप या आपके पेरेंट्स उस समय चीज़ों को देख रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, क्या पूरी तरह से डेवलपमेंट फोकस था? गुजरात मॉडल था। अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी लाएंगे, इन सब चीज़ों के साथ साथ भावनाएं हावी थी, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भावनाएं हावी थी। डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट सामने नहीं था कि हम इतने ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, यानी वही सारी चीज़ें हावी थी। रिजल्ट क्या निकला? मोदी जी जीते, उनकी पार्टी जीती। यानी 1984 के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को पहली बार अपने आप में मेजॉरिटी मिली। ये मेजॉरिटी, ये वोटिंग बिहेवियर भी इमोशंस बेस्ड था, डेवलपमेंट बेस्ड नहीं था। फिर 2019 में इलेक्शन होता है, जब इतना अच्छा डेवलपमेंट के काम किए मोदी सरकार ने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एनालिसिस है, वो एक राजनीतिक लोगों का अलग एनालिसिस है, अपने एक तथ्यात्मक और चीज़ों को अपने हिसाब से, जो अपने सब्जेक्ट मैटर है, सिविल सर्वेंट के जो एक्सपीरियंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपन लोग समझ रहे हैं। 2019 में किस पर चुनाव लड़ा गया? राम मंदिर पर, धारा 370 पर, एयर स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर। इतने सारे हाईवे बन रहे थे, उन हाईवे पर क्यों नहीं लड़ा गया? इतने सारे प्रोजेक्ट थे, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम सारे प्रोजेक्ट थे, उन पर नहीं लड़ा गया। लड़ा किस पर गया? वही वापस, यानी इमोशंस पर। तो अगर आप पूरे 1951-52 से लेकर 2024 में इलेक्शन होने वाले अगले साल, अगर आप एनालिसिस करोगे तो भारत में जो मतदान व्यवहार है, भारत में मतदान व्यवहार भावनाओं पर आधारित अधिक है, जातीय तत्वों पर आधारित अधिक है, धार्मिक तत्वों पर आधारित अलग है, राष्ट्रीयता के विचार पर आधारित अधिक है। हमारे यहाँ अभी भी अगर आप ये सोचेंगे कि विकास के आधार पर लोकतंत्र चलता है, नहीं चलता है। अभी भी भारत में एक तरह से अगर अपन नकारात्मक विश्लेषण कह सकते हो आप इसको, भारत में जो लोकतंत्र है वो राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। जितने राजे महाराजे हैं वो आज भी राजनीति में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका अस्तित्व है। कई सारी जो फैमिली है वो राजनीति में अस्तित्व कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वास्तविक लोकतंत्र होना चाहिए, यानी मतदान व्यवहार में जो भावनाएं हैं, जातीय तत्व हैं, क्षेत्रवाद है, भावना, धार्मिक तत्व हैं, कनेक्टिविटी है, वो चीज़ें अधिक महत्वपूर्ण हैं देन डेवलपमेंट। यानी हम लोग जो सुविधाएं हैं, विकास कार्यक्रम हैं, उनके आधार पर 100% वोटिंग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी जो मतदान व्यवहार है वो ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, जातीय समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन पर प्रभावित हैं, उनसे निर्धारित हैं। ठीक है ना? मतदान व्यवहार में आज इतना पर्याप्त है। नमस्कार।